Okay. So welcome everyone in first session of this year 2023-24. इस सेशन का पहला इन हाउस ट्रेनिंग सेशन हम लोग आज अटेंड करने जा रहे हैं। तो इस ट्रेनिंग सेशन का जो टॉपिक है ये साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, इस टॉपिक पर रिलेट कर रहा है। तो आज जो है 29 अप्रैल 2023 सैटरडे, आज के दिन हम लोग इस टॉपिक को अटेंड करने जा रहे हैं और कुछ नई चीजें जो है या फिर जो चीजें हम लोग जान रहे हैं लेकिन थोड़ा सा किसी कारणवश हमारे दिमाग से वो चीजें उतर चुकी हैं, तो बस उन चीजों को हम लोग पॉलिश करेंगे इस सेशन में। ठीक है, तो इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है वो है कि साइबर सिक्योरिटी है क्या। तो हमारे कंप्यूटर टीचर जो है इस चीज के बारे में भली भांति जान रहे हैं कि साइबर सिक्योरिटी वो चीज होती है कि किसी भी अनऑथराइज्ड एक्सेस को, हमारा जो भी सिस्टम है, अगर हम मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं तो मोबाइल फोन, अगर हम कंप्यूटर या लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो उसमें किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन को एक्सेस करने नहीं दे। हमारा जो भी पर्सनल डाटा है वो पर्सनल डाटा किसी भी कीमत पर कोई और पर्सन चुरा नहीं सके। ठीक है, तो इसीलिए ये साइबर सिक्योरिटी कंसेप्ट है। ठीक है, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, साइबर सिक्योरिटी का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ द साइबर लॉज एंड आईटी एक्ट 2000, साइलेंट फीचर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट which attempts to change outdated laws and provides a way to deal with cyber crimes. So, जो भी नई चीजें या नए क्राइम्स जो भी हो रहे हैं या नए लॉज जो आ रहे हैं उसके बारे में हम क्या हो, अवेयर हो। ठीक है, और जो भी क्राइम्स हो रहे हैं उससे हम लोग बचे, लॉज से अवेयर हो और क्राइम से सेफ रहे, बचे रहे। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका एक ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद अब हमारे डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स क्या क्या हो सकते हैं, हमारे डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स क्या क्या हो सकते हैं। सो इन दैट इट इंक्लूड्स एनी ऑनलाइन पर्सनल अकाउंट्स लाइक it refers to any information about you or your creation that exists in digital form, either online or on an electronic storage device. Here it mentions property right. It doesn't mean that we have 20-acre land in Arwal, so that is only our property, or at home we have 1 kg gold, that is only our property. Some people are doing hard work on making YouTube videos, right? So that is also their property, that is their digital property. जो भी लोग ऑनलाइन या YouTube पे वीडियोस बनाते हैं तो वो वीडियो भी उनकी क्या है, प्रॉपर्टी है। Yes. That is internet protocol. IP, about IP you are saying that is internet protocol. So intellectual property. Okay. When we write patents and all that, it becomes like an intellectual property. It gets patented, which means Yes. that belongs to the school or that person. Yes, absolutely right. Whatever things we are creating on our YouTube channels, or if you are writing a blog, you are doing some researches, so that is your right. Or that all research belongs to you. For that, what we supposed to do? We should take its patent. अब पेटेंट का मतलब क्या होता है कि हम उसे अपने नाम से लिस्ट करवा ले रहे हैं गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग।
उससे क्या होगा, कोई भी पर्सन जो है उस हमारे काम को अपने नाम से बेच नहीं सकता। बीच में एक मूवी आई थी जिसमें प्रियंका चोपड़ा की मूवी थी, तो उसमें जो हीरो थे वो काफी कंप्यूटिंग डिवाइसेस पे काफी शार्प उसमें शो किए गए हैं, जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं और वो अपने पापा की तरह एक बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, इसलिए वो पापा की हेल्प नहीं लेते, वो फर्दर खुद से पता करना चाहते हैं। तो उसको अपने आप को फैलाने में या अपने बिजनेस को एक्सपांड करने में या किसी से हेल्प लेकर के एक्सपांड होने में एक चीटर पर्सन से उनकी मुलाकात होती है, जो कि उनका सारा डाटा पेटेंट से पहले कॉपी कर लेता है और उसे अपने नाम से पब्लिश कर देता है। तो उस जो भी उसमें एक्टर है उनको काफी मशक्कत करनी पड़ी है कि उसे फिर से हासिल कर ले, ठीक है। लेकिन उनके पास उतना दिमाग उस समय दिखाया गया है उस एक्टर के पास कि उन्होंने इधर उधर से करके कैसे भी उसे अपने नाम पे फिर से लिस्ट करा लिया और फिर लास्ट में लगभग वो रात तो एक रात में करोड़पति बनना जो होता है वो सिचुएशन उनके साथ हुआ है। काफी सारे जो भी सॉफ्टवेयर मेकर्स होते हैं उनके साथ इस कंडीशन होती है, वो सॉफ्टवेयर उनका पब्लिश होता है हो जाता है तो रातों रात वो लखपति करोड़पति बन जाता है ना, उसके लिए कोई ये नहीं है। लेकिन वो जो वर्क है उस वर्क को हमें सेव करके रखना है, बचा के रखना, कोई भी उसे चुरा नहीं सके। कभी कभी होता है किसी का पर्सनल डाटा होता है, ठीक है, उस पर्सनल डाटा को भी कोई भी पर्सन हमसे हमारे सिस्टम में घुसकर उसे ना चुरा सके, इस चीज को भी हमें ध्यान देना है। अब ये क्या क्या इंक्लूड होता है, ये जो प्रॉपर्टी राइट्स है, डिजिटल राइट्स जो है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। सो ईमेल एंड कम्युनिकेशन अकाउंट, हमारा ईमेल आईडी, उस पर भी हमारे इंपॉर्टेंट ईमेल्स रहते हैं, ठीक है। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन का है तो उस ऑर्गेनाइजेशन का ईमेल उसके लिए बहुत वैल्यूएबल होता है, इसलिए क्योंकि जो भी उनके कम्युनिकेशन हो रहा है किसी अदर पार्टी के साथ या डीलर के साथ या किसी अदर कंपनी के साथ, तो वो सारे के सारे उसके कम्युनिकेशन उनके ईमेल में होते हैं। या फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ तो उसका कॉपी मेल में अटैच करके भेजा गया, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद हमारा सोशल मीडिया, ठीक है, तो हमारा वो सोशल मीडिया जो है, तो सोशल मीडिया पे कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि आपका अकाउंट हैक करके किसी और से पैसे मांग लिया है ना। इसमें हमारे डायरेक्टर के साथ भी ऐसा हुआ कि उनका फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया गया और उनके नाम से हेल्प मांगी जा रही थी कि आप मैं किसी क्राइसिस में फंसा हुआ हूँ और आप प्लीज मुझे फंड दें। अब सर के जो फेसबुक सर्कल में है वो तो बड़े बड़े पब्लिशर्स हैं, है ना, कोई बड़े बड़े स्कूल वाले हैं। अब वो सोचे कि चलिए है तो हेल्प कर देते हैं। अब जब एक आध दो पर्सन सर को फोन करके पूछे कि क्या सर ऐसा बात है, आप हमने कुछ बताया नहीं, तो उस कंडीशन में सर को पता चला कि हमारा फेसबुक अकाउंट हैक हो चुका है और फिर उसी के लिए वजह से उनसे वो डाटा मांग रहे हैं। तो तुरंत उन्होंने उस चीज को रिकवर करवा करके उस पर मैसेज डलवाया कि मेरा फेसबुक अकाउंट हैक हो चुका है, अगर किसी भी तरह का अमाउंट आपसे मांगा जाता है तो उसे आप ना दें, क्योंकि अब जो दे चुके वो तो फंस गए, उसको तो सर तो अपने क्लियर करेंगे, है ना। या अगर मान लीजिए मेरे नाम से किसी ने भेजा और आपने सोचा 400 में मुसीबत में लगा 5000 मांग रहे थे, दे दीजिए, लेकिन एक्चुअल में तो मैंने नहीं दबागा, वो आप पर्सन की ट्रैप में फंसे, ठीक है। इसीलिए जो भी पर्सन पैसे आपसे मांगते हैं उसके इसमें कभी फंसना नहीं है, ठीक है, ठीक है, इसलिए उसमें कभी हमें फंसना नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई भी पर्सन या इस दुनिया में आज के इस दौर में कोई भी पर्सन ऐसा नहीं बैठा है कि जो आपको फ्री में पैसा दे दे, कोई है, कोई आपको बताता है कि मेरे आपको लॉटरी लगा है, फ्री में नहीं देगा, वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपने जो भी आपकी पर्सनल चीजें हैं उसको सेव करके रखिए, सेफ रखेंगे, ठीक है। उसके लिए आप पासवर्ड का यूज कीजिए, ठीक है।
सोशल मीडिया अकाउंट, शॉपिंग अकाउंट, फोटो एंड वीडियो शेयरिंग अकाउंट, वीडियो गेमिंग अकाउंट, ऑनलाइन स्टोरेज अकाउंट, website and blog managed by you, domain names registered in your name, intellectual property including copyrighted materials, trademark, patents, any software tool. To keep safe, for keeping safe, you have to keep a strong password. जिस पर्पज से कि कोई भी आपका वो अकाउंट हैक नहीं कर सके और आपका डाटा सेफ रहे। ठीक है, मोस्टली हम लोग क्या करते हैं पासवर्ड रखते समय ओके। सो हम लोग मोस्ट प्रोबेबली पासवर्ड क्या रखते हैं अपना डेट ऑफ बर्थ सभी का होता है लगभग ये हम मोस्ट प्रोबेबली सभी का चॉइस होता है कि तुरंत याद रहे। किसी ने सोचा है कि कोई भी हैकर जो है उसको ये क्रैक करने में कितना आसानी होगा, उसको ज्यादा समय नहीं लगेगा लॉजिक लगाने में कि तुरंत या आपका पासवर्ड तुरंत पता कर लोगे। इसमें कुछ हिंट्स मैं आपको दे सकता हूं कि और किस तरह से हम अपना और पासवर्ड रख सकते हैं। यस इफ यू कैन। No, not this, sir. But what you're explaining is not really applicable to where we are. What you're explaining is about IT. Okay? IT domains, IT passwords, emails. But in our school, we have different types of intellectual property, right? Now, this is for everything. Not only about the school, we are surviving in a digital world. Okay, so not only school have Facebook account, not only school have email account, everyone have. So this is the awareness for everyone. That means training is for general awareness for any part of life, like Yes. every sector. We are surviving in this world, so we should be aware. Not only school organization or school management body or only that much part we are not going to deal over here that relates to the school only. We are explaining these things for getting aware by this whatever cyber attacks are there, for being safe from them, because so many people are there who get fraud calls. Okay, government is also working on it. हम लोग क्या करते हैं कि हमें टीवी चैनल्स पर some advertisement we see that how people are doing fraud. So they are also doing the same thing. They are also aware, and it is CBSE's responsibility also. CBSE is doing it by our side with the help of us. CBSE is also doing the same thing. Okay, it is also awareing the teachers of its school or whoever works in CBSE schools. It is also awareing that teachers also. Okay, so for the awareness, it is we are doing. Okay, so हमारे फोटो शेयरिंग अकाउंट्स भी होते हैं, जैसे कि फोटो गूगल फोटोज है ना, तो उस पर भी कई लोग हम लोग अपने फोटोज अपने इमेजेस रखते हैं है ना, तो इसीलिए कभी भी हमें उसे सेफ रखना चाहिए। ऐसा पासवर्ड हम उस पर रखें कि वो कोई भी हमारा क्रैक नहीं कर सके। या फिर कहा जाता है या फिर मोस्ट प्रोबेबली हमें ज़्यादा दिनों तक अपना खुद का फोटो कभी भी डीपी या जो वॉलपेपर है हमारा व्हाट्सएप का हो या फिर फेसबुक का हो, हमें अपना पर्सनल ज़्यादा दिनों तक नहीं कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। खासकर में स्कूल गोइंग गर्ल्स जो है या कॉलेज गोइंग गर्ल्स जो है उनको तो और नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी पर्सन जो है उसे यूज करके उसे किस तरह से कन्वर्ट करके आपको बदनाम कर देगा कोई नहीं जानता। ठीक है, ओके, सो कभी भी जो भी हमारे में जो बच्चे हैं
में आएंगे तो उन्हें उस तरह से हमें भी गाइड करना है, जब तक वो बड़े होंगे सिनेरियो और चेंज हो चुका होगा, ठीक है। इसीलिए हमें इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। ऑनलाइन स्टोरेज अकाउंट, गूगल स्टोरेज, सभी को 15 GB फ्री मिलता है गूगल पे, ईमेल से लॉगिन कर गूगल ड्राइव, हम अपना डाटा वहां पे रखते हैं और वो एक्सेस किसके थ्रू होता है, हमारे ईमेल आईडी के आईडी पासवर्ड से, ईमेल आईडी और पासवर्ड जो हमने रखा है। सो वी शुड कीप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड फॉर दैट आल्सो। सो आई वाज डिस्कसिंग अबाउट द स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। आपका फोन का IMEI नंबर किसको पता है? IMEI जो हैंडसेट नंबर होता है, ठीक है, नहीं हो पाता है। उसी में का कोई भी अल्टरनेट नंबर आप कंटिन्यूअसली 4 डिजिट, 5 डिजिट या 6 डिजिट, वो लगभग 15 डिजिट का होता है, उसमें से 5, 6, 7 एज पर द रिक्वायरमेंट आप यूज कर सकते हैं, जिससे कि किसी को हिंट नहीं होगा। अगर आपके स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम या 10th का रोल नंबर किसको पता है? आपको सिर्फ पता है, ठीक है, आपको ही पता है। क्या मैम को पता है? नहीं पता। इनको पता है? नहीं पता है। तो वो चीजें आपको पता है, वो गेस करने वाला भी जो है ना उतना नहीं जा पाएगा, ठीक है। इसलिए ऐसी चीजें रखिए पासवर्ड में कि जो यूजुअली कोई गेस नहीं कर सके। या फिर हम लोग ऐसे ही बैठे बैठे रहते हैं, कभी कोई ऐसा रैंडम नंबर हम लोग सोचते, रैंडम नंबर जैसे कि 7328 किसको पता है? साथ में अपना नाम या अपने पापा का नाम या अपने पूरे परिवार के नाम का फर्स्ट लेटर ले लीजिए या मिडिल कोई भी लेटर आप उठा लीजिए, उसका एक वर्ड बना लीजिए, ठीक है। बना करके जो नंबर डालना वो नंबर डाल दीजिए, साथ में कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स यूज कर लीजिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन गया। लेकिन सर वो भी उतना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए अल्फान्यूमेरिकल नंबर, स्पेशल कैरेक्टर और जो उसका अल्फाबेट वाले नंबर है इनको मिलाने के बाद, हाँ तो वही कह रहे हैं। अब जो जैसे परिवार हमारा है उसमें 5 लोग हैं, ठीक है, तो पांचों के नाम में पांचों का कोई भी एक लेटर हम उठा लिए, ठीक है, 5 लेटर हमारे पास आ गए। अब उसमें से कुछ कैपिटल रख लीजिए, कुछ स्मॉल रख लीजिए, ठीक है, और उसके बाद जो भी नंबर आपको जहां से उठाना है, नंबर आपने उठा लिया 4, 5 या 2 जो भी नंबर आपने उठा लिए, उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर यूज कर लीजिए। जब इन बिटवीन स्पेशल कैरेक्टर्स, So I just barged in like that. so you can use some special characters also. And also symbols. Yes, symbols also you can use. आप ब्रैकेट वाला सिंबल उसको भी यूज कर सकते हैं। Bracket में then उसमें symbol use आता है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। हाँ। उसमें ऐसा symbol रख ठीक सकते है, हैं। तो उस तरह से आपका जो पासवर्ड है वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, यानी कोई भी उसको एक्सेस जल्दी नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद जो ऑनलाइन स्टोरेज अकाउंट हो गया, वेबसाइट्स या ब्लॉग्स जो हम लोग मैनेज करते हैं, ठीक है, वो हो गया। डोमेन नेम्स रजिस्टर्ड इन योर नेम, और डोमेन नेम जो हमारी तरफ से रजिस्टर किए जाते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, ये सभी चीजों को हमें सिक्योर रखना है। अब थ्रेट्स क्या क्या हो सकते हैं साइबर सिक्योरिटी में? तो डिजिटल सॉफ्टवेयर, पेनिट्रेशन टूल्स, crack and key gems created by hackers to penetrate the software's registration system and allows access. और एक और है stealing and plagiarizing codes of your digital properties. अब इसमें होता क्या है कि जो भी अब ये थ्रेड क्या है, जो हैकर क्या करते हैं कि हमें मेल भेजते हैं या फिर टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं, ठीक है, किसी भी अननोन नंबर से। अगर उस पर आप फोन करो तो लगता नहीं है कभी, ठीक है। उसके थ्रू आपको क्या कर देंगे कि एक ऐसा लिंक भेज देंगे कि जिससे आप अगर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद उसका जो भी वायरस है वो आपके फोन में या फिर आपके सिस्टम में ऑटोमेटिकली क्लिक करने के साथ इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है।
अब इंस्टॉल होने के बाद वो जो वायरस इंस्टॉल हुआ है वो उस हैकर की थर्ड आई है। अब वो अपनी थर्ड आई से आपके पूरे सिस्टम को देख रहा है। ठीक है, कभी कभी आता है कि आपका पर्सनल डाटा मेरे पास मौजूद है, अगर आप उसे चाहते हैं तो इस नंबर पे या इस ईमेल पर कांटेक्ट करें। गलती से भी नहीं करना है, पैसे ट्रांसफर के लिए। ठीक है, गलती से भी नहीं करना है, 42 ठीक है। तो इसीलिए हमें जो है किसी भी पर्सन को वो ऐसे किसी भी, आपको तो डराने की कोशिश करेगा ना, अरे भाई मेरा क्या पर्सनल डाटा उसके पास है, क्या उसे मैंने रखा था फोन में कि उसको मिल गया और हमें ब्लैकमेल कर रहा है, तो गलती से भी उस पे कांटेक्ट नहीं करना है। ठीक है, अगर आपने कर लिया इसका मतलब आप ट्रैक हो गए। ठीक है, तो इसलिए ऐसी चीजों पे कभी भी ट्रस्ट नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद प्रोटेक्शन, सबसे बड़ी चीज, इन चीजों से भी हम प्रोटेक्ट कैसे हो, तो एंटी टेम्पर सॉल्यूशंस, इट यूजेस अ होस्ट of advanced technologies to prevent hackers from hacking, reverse engineering or manipulating the digital properties such as utility tools, software, apps, video games, etc. Legal clauses, a sound legal backup for your software digital properties that includes a transparent clause to your software terms of service that prohibits source codes for reuse. like copyright. Yes. Limit the sharing of software codes. Use a digital right management DRM solution to protect the software from being scrapped for source code using decompliance, etc. अब इसको समझाने के लिए एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। ओटीपी किसके किसके पास आता है? Everyone receives OTP? Oh. So whatever digital thing we do, whatever digital thing, if we receive it in a digital form, okay, if we are installing an application, for registering also we receive OTP, okay. Bank always says that, or any application in its any part, that also indicates us do not share OTP. Why? Because it's a one-time password, it's a one-time access to that particular hacker. वो एक बार का एक्सेस जो आपने उसको दे दिया, वो एक बार के एक्सेस में आपको पूरा लूट लेगा। उसको सर चाबी मांग सकते हैं कि घर की आपको चाबी दे दिए। हाँ, भले आप नया थाला खरीद के लाने तक वो तो घर में ही मौजूद है ना। जब तक आप उसको घर से खींच के बाहर नहीं निकाल के फिर नया थाला नहीं लगाते हैं, तब तक तो वो घर में है। घर में जो मर्जी वो ले सकता है, खा सकता है, अगर उसको डिस्ट्रॉय करना है डिस्ट्रॉय कर सकता है, जो भी मर्जी कर सकता है। अथॉरिटी हम ही दे देते हैं। हाँ, अथॉरिटी हमें दे दी है ना। तो इन चीजों में हमें कभी भी अपना ओटीपी किसी भी पर्सन को शेयर नहीं करना है। दूसरी चीज ये कि ठीक है, याद आता तो बताता हूँ। उसके बाद में इथिकल चेंजेस, प्राइवेसी सबसे पहला टॉपिक इसमें है, ओके। उसके बाद अ सिक्योरिटी मैकेनिज्म यूज टू डिटरमाइन यूजर और क्लाइंट प्रिविलेजेस और एक्सेस लेवल रिलेटेड टू सिस्टम रिसोर्सेज इंक्लूडिंग कंप्यूटर प्रोफाइल्स, services, data applications, features. For example, any customer of a bank can create and use
an identity to log in to that bank's online services, but the bank authorization policy must ensure that only you are authorized to access your individual account online once your identity is verified. Authorization is normally preceded by authentication for user identity verification. अब इसी से अभी याद आ गया, इसी से रिलेट कर रहा है, ठीक है। क्या है कि जब भी हम लोग एप्लीकेशन यूज करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो एक टर्म्स एंड कंडीशन का छोटा सा बॉक्स आता है। कितनों ने पढ़ा है? कोई नहीं पता है, बस I think at least formally we have to read it. So Yes, that- formally at least we have to read it, but 99.9% people doesn't read it. They don't read it. Okay, why? Because it is in a vast form, right? काफी लंबा चौड़ा होता है और इतना पड़ेगा, और उसी में वो हमसे अननेसेसरी एक्सेस, कभी कभी ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जो हमसे अननेसेसरी एक्सेस जो है ले लेते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन के थ्रू ले लिए, उसके बाद आपको अलाउ करते हैं। अब कई सारे ऐसे कैमराज या मैपिंग सिस्टम आ गया, या फिर कैमराज आ गए हैं, या एप्लीकेशन से कहिए, whenever you use that application at that time, that application prompts for location permission, right? Contacts permission to access contacts, right? अब ये परमिशन, चलिए कॉन्टैक्ट्स अगर कोई चैटिंग का एप्लीकेशन है, कम्युनिकेशन एप्लीकेशन, तो उसके लिए एक्सेस वो जरूरी है, ठीक है। लेकिन लोकेशन की परमिशन किस लिए चाहिए भाई? कोई रिक्वायरमेंट है? हाँ, अगर आप मैप यूज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में लोकेशन की परमिशन जायज है, ठीक है। लेकिन वहां पर भी हम लोग अगर लोकेशन की परमिशन नहीं देते हैं, तो एक कंडीशन, एक चीज उसमें होती है कि हम लोकेशन अपने से डिसाइड कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि हमने मैप में कोई भी एप्लीकेशन हमने डाउनलोड किया है, उसमें हमने लोकेशन उसको डिनाई कर दिया, लेकिन हमें वो मैप यूज करना है, तो मोस्टली लोकेशन परमिशन देने के बाद क्या होता है कि जीपीएस के थ्रू वो हमारा एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक कर लेता है, और ट्रैक करने के बाद क्या करता है कि बताता है कि कैसे जाना है आपको। अगर सपोज कर मुझे यहाँ से जहानाबाद जाना है, मुझे रास्ता नहीं पता है, मैं टोटल नया हूँ, तो वो यहाँ से जहानाबाद का रूट मुझे दिखा देगा और मुझे मैप करते जाएगा कि आप यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, है ना। लेकिन अगर हम लोकेशन की परमिशन नहीं देते हैं, तो वो बस हमें वहाँ का रूट दिखा देगा कि ये आपको यहाँ तक का रूट है, इस तरह से यहाँ से घूमना है, ऐसे ऐसे जाना है ना, या फिर मोड़ है तो इस मोड़ से नहीं जाना, इस मोड़ से जाना है, ये तक हमें बता देगा। लेकिन लोकेशन शेयर करने के बाद छोटा सा बेनिफिट में हमें मिलता है कि वो हमें आप कहां पर हैं एक्चुअल उस टाइम पर, वो आपको बता देता है, ठीक है। So what about cookies, sir? Like when we visit certain websites and ask for cookies, what about those? That is also the same thing. No, but the cookies are That cookies are the extra material. to download. Yes, they are downloading it. Cookies are there, cache material is there. So these are unnecessary things. If we do not require it, after some time we can delete it. So those don't take like our data or like it won't get hacked. So who knows? Might be possible. Okay, any such kind of virus will be there in that form, so they can access it. Okay, so after some time, within a month or within 15 days, in from our setting, we can delete that cookies or cache all that. Yes. Actually, cookies is the feedback. Whatever applications and whatever software has been accessed, that is just the feedback. The operator, जो कोई भी जिसने ऑपरेट किया हुआ फीडबैक होता है, ये जब आया तो उससे क्या क्या खोला, कौन सा काम किया, है ना, एवरीथिंग इज गोइंग टू कोड ओवर। तो वो जो स्टोर होता है, तो इनडायरेक्टली हम क्या हमारा इंटरेस्ट है वो हम इनडायरेक्टली वहां पे शो कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझिए कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, उसका ट्रिप ज्यादा रहता है, ओके, और उसका ड्राइवर जो है वो मैप ज्यादा यूज करता है। अब जो
ऐसा चीटर पर्सन होगा, वो क्या करेगा, उसके मालिक की जगह वो उसके नौकर का फोन हैक करेगा, ठीक है, उसके ड्राइवर का फोन हैक करेगा। क्यों? क्योंकि उसको तो उसके बारे में उतना नॉलेज नहीं है। वो आराम से पकड़ा जाएगा कि वो अपने मालिक को लेकर के कहाँ कहाँ जाता है, ठीक है, यानी उसकी कितनी ट्रिप्स होती है ना, तो उसके हिसाब से उसको रैंसम भी अच्छा मिल जाएगा। अगर ज्यादा ट्रिप होती है, सपोज कीजिए अगर कोई पर्सन है जिसका पटना टू दिल्ली या दिल्ली टू कोलकाता, कोलकाता टू मुंबई, ज्यादा काफी ट्रिप्स होते रहते हैं, या पीए रखा हुआ है, तो ऐसे लोगों का फोन ट्रैक करना काफी उनके लिए इजी होता है, ठीक है, ट्रैक करके वो आराम से उसे फंसा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजों से इसीलिए हमें बचने के लिए कोई भी एक्सेस जो हमसे मांगता है उसे हमें डिनाई कर देना चाहिए, ठीक है। कभी कभी होता है कि कोई हमें YouTube पे मूवी देखनी है, या फिर कोई अदर साइट आपने यूज की जो मूवीज आपको हॉलीवुड या बॉलीवुड की मूवीज आपको दिखाती है और आपको देखनी है, तो कभी कभी होता है कि आपको वो एक फर्दर वीडियो प्लेयर डाउनलोड करने के लिए एनकरेज करता है कि जब तक आप उसको डाउनलोड नहीं कीजिएगा तो आपका वो वीडियो या वो मूवी स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। तो जब वो आप मूवी उसको डाउनलोड करते हैं, उसके साथ कुछ और फाइल्स भी डाउनलोड हो जाती है और वो आपसे एक्सेस मांगती है, और आप क्या करते हैं, मूवी देखने के चलो मूवी नहीं देखना है, देखने के बाद अनइंस्टॉल कर देते हैं, इस सोच के इसमें हम कभी कभी इंस्टॉल भी कर देते हैं, और करने के बाद अनइंस्टॉल करने तक तो उसके पास समय मिला ना। अब मूवी 3 घंटे की होती है कम से कम, और उससे भी कम अगर जाए तो 2 घंटे की तो मिनिमम होती ही है ना। 2 घंटा उसके लिए बहुत है, समझ लीजिए कि पूरे 24 घंटा उस 2 घंटे में उसको मिल गया, आपका पूरा फोन कंगाल लेंगे या आपका सिस्टम कंगाल लेंगे। क्या करेगा, सिंपली करेगा कि सारा डाटा कॉपी करेगा, अपने सिस्टम में ले लेगा, खत्म कहानी, 15 मिनट में आपका पूरा सिस्टम का डाटा उसके सिस्टम में, ठीक है। तो इसी वजह से कोई भी परमिशन आप देते हैं, किसी भी चीज को आप किसी भी एप्लीकेशन को अपने फोन में अलाउ करते हैं, तो उसे सोच समझ करके अलाउ करते हैं, ठीक है, कि इसका कहीं मेरे पर्सनल डाटा के साथ तो कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान में रखना है। अब आते हैं हम बैंकिंग पे। तो बैंकिंग सेक्टर में बैंक जो है, कोई भी चीज जब होता है तो आपको क्या करती है, आपको एक नॉर्मल मैसेज भेजेगी, अगर आपका मैसेजिंग सिस्टम एक्टिव है तो, ठीक है, या फिर अगर बाय मिस्टेकन अगर बैंक की तरफ से फोन आ गया तो आपको क्या बोलते हैं कि आपका 5000 रुपये ड्यू है, आप भेजिए, आपको ब्रांच में बुलाती है ना। हाँ, नहीं आता, वो अगर 0.1% पे आ गया तो आपको ब्रांच में बुलाता है। हाँ, लेटर भेज देता है कि आपको ये प्रोसेस करना है, ठीक है, यानी वो उसके बायलॉज के हिसाब से, उसके रूल्स के हिसाब से वो अपना काम करता है। लेकिन कभी कभी आपको फोन आता है कि आपको आप ₹50,000, 5,000, 10,000 जो भी आपको अमाउंट आप जीते हैं, या आपने कोई अगर आपका शॉपिंग साइट है तो आपको आ जाता है कि कभी कभी आपने हमारा जो शॉपिंग का लेवल है उसको आपने टच कर लिया है, नॉट अबाउट द क्रेडिट लिमिट, they are just checking the that person's credit expenses, their expenses they are checking, and they are saying that our target you had achieved and you had become our golden customer. Okay, in that case company is offering you ₹50,000 cash. Okay, cash benefit company is giving you. So in that case क्या फोकट में दे रही है, 50,000 कहाँ से है उसके पास आपको फ्री में देने के लिए? हाँ, that is called fishing, ठीक है। जैसे मछली पकड़ने के लिए हम जाल फेंकते हैं, उसी तरह से आपको पकड़ने के लिए वो जाल फेंकता है, लिंक फेंकता है, या फिर आपको फोन करेगा, जैसे कि हाँ व्हाट्सएप भी आने लगा है आजकल, हाँ करोड़पति के नाम से आपको 25 लाख की लॉटरी लगी है, ठीक है, और लॉटरी क्लेम करने के लिए आप नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करेंगे, ठीक है, हाँ
सबके बाद में अभी आया हुआ है। आया हुआ है, अभी भेजा क्या? सबके बाद आया हुआ है। ओके। तो ये सिचुएशन सभी के साथ होता है डेली, मतलब महीने में अगर नहीं कहेंगे तो भी एक आध बार तो आ ही जाता है, ठीक है? क्योंकि आज की डेट में लगभग सभी नंबर जो है आपके व्हाट्सएप नंबर में कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है? इसीलिए उनको एक आता है अक्सर मुझे वो डीपी भेजते क्या हाँ। अकाउंट में आ गया मैम को भी आता है। लेटेस्ट एग्जांपल देखिए, मेरे पास हमेशा आता है कि आपको 5,000 हो गया देखिए अकाउंट नंबर 3792 क्रेडिट विद अमाउंट ₹5,000 ऑन 28/10/2022 बैलेंस 55,000, ठीक है? और ये आयन करके कुछ कोड है उनका लिखा हुआ, यार सोचिए फिर आया फिर आता है फिर आ गया। अक्सर अभी 60,000 हो गया बैलेंस, ठीक है? अच्छा बैंक को लौट ठीक है? तो ऐसी चीजों पे हमें गणेश सर कभी भी रिएक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो इस चीज को हमें ध्यान हमेशा देना है कि ऐसी चीजों पे हमें कभी भी रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि फ्री में आज की डेट में एक सुई नहीं बिकता है, तो ये हमें क्यों इतना दे रहा है? सुई का कीमत भी 2 रुपए हमसे ले लेता है ना? और जो भी हम ऑफर्स देखते हैं मॉल में, जब हम जाते हैं तो बाय 2 गेट 1 फ्री, बाय 2 गेट 3 फ्री, तो कुछ नहीं है, वो आपको अपने प्रॉफिट में ही वो दे रहा है, उसके बावजूद भी उसका प्रॉफिट है, वो उसका अमाउंट ही इतना रखता है कि वो उसमें पूरे में आपको सारा उसके बावजूद भी आपसे ले ही रहा है, ठीक है? कभी कभी आता है कि 4,000 की शॉपिंग कीजिए, 1,000 की शॉपिंग फ्री पाइए, है ना? उस 4,000 की शॉपिंग पे उसका 3,000 मुनाफा ही हो रहा है, तो 1,000 देने में उसको क्या जा रहा है ना? ये बस लालच है जिसके अंदर हम जा करके उस वहां पर शॉपिंग 4 की जगह 10,000 की शॉपिंग करके चले आते हैं और हमें लगता है कि वाह हमने 2,000 रुपए बचा लिए, लेकिन वो 2,000 नहीं, उसको हम 4,000 रुपए लेके आए। बिजनेस बनाने का आइडिया है। हाँ, बिजनेस का ट्रिक है, ठीक है? तो इसीलिए जो भी डिजिटली आपके पास इस तरह के आते हैं उसको आप फीडबैक उसको या उसको रिस्पॉन्ड नहीं करें, ठीक है? उसके बाद ऑथेंटिकेशन, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एन इंडिविजुअल, authentication is usually based on a username and password. In security system, authentication distinct from authorization, which is the process of giving individuals access to system objects based on their identity. अब मुझे एक बात बताइए, हमारे कंप्यूटर टीचर इस चीज को जान रहे होंगे कि ये टीम व्यूवर या फिर एनीडेस्क इसको यूज जब हम करते हैं तो उसका एक्सेस हम देते हैं, उसका इट मींस हम लोग ऑथराइज उसको करते हैं कि हमारा सिस्टम वो उस समय के लिए उसमें जो भी प्रॉब्लम है उसमें हमें वो हेल्प कर सकता है। उसमें 2 चीज होता है सर। हाँ। कि आप इस कनेक्शन के बाद फाइल ट्रांसफर के लिए अलाउ करते हैं या हाँ। कनेक्शन का। हाँ, तो अगर उसमें हम लोग परमिशन दे देते हैं तो उसके बाद जो एक्सेस लेता है ना, तो वो लेने वाले का स्क्रीन देख सकता है, उसका स्क्रीन जो दिया है वो नहीं देख सकता है। अब उसके पीछे वो आपसे क्या डाटा उसमें चेक कर रहा है उसको पता है ना? चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। चाह के भी कुछ नहीं कर सकता है। तो ये ऑथराइजेशन हुआ। ऑथेंटिकेशन में आपको यूजर नेम और पासवर्ड दिया जाता है, वो आपका ऑथेंटिकेशन हुआ। इसीलिए हमें कभी भी अपना यूजर आईडी या पासवर्ड किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है? उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि बैंक फ्रॉड्स। अब बैंक फ्रॉड में अभी हम लोग उस चीज को डिस्कस किए कि बैंक कभी भी आपको इस तरह से फोन करके नहीं कहती है कि आपको इतना पैसा आपके इसमें आया, या फिर कई सारे ऐसे बंद अकाउंट भी पड़े हुए हैं जिसमें लाखों करोड़ों रुपए पड़े होंगे,
है ना। लेकिन बैंक कभी भी उनको जाके क्या फोन करके नहीं बताते कि आपके बैंक में इतना पड़ा हुआ है, आप आकर के अपना पैसा विड्रॉ कर, या फिर कभी आपको फोन आया कि आपके बैंक में आपको 50 रुपया या 100 रुपये या 5,000 रुपये इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है, आप आकर के ले लो। कभी नहीं, वो जब अगर क्रेडिट हुआ है आपके अकाउंट में जमा हो गया, फिर फायदा है उसको, ठीक है। वो कभी भी आपको आकर के नहीं बताएंगे, ठीक है। इसीलिए जो भी अननेसेसरी कॉल्स है उसको आप डिनाई करें। इवन मेरे साथ एक कंडीशन हुआ था, मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूँ। सर 12:30 होते हैं। यस, Still 12:30 का सर। okay, I'll explain. So, Your experience what it is? आपके साथ हाँ, कुछ साल पहले, मतलब कोरोना के पहले, जब मैं वहाँ बैठता था ऑफिस में, जो पुराने टीचर जान रहे हैं कि मैं पहले वहाँ पे ऑफिस में बैठता था, और एग्जाम का ही मैं काम कर रहा था, एनुअल एग्जाम या हाफ टर्म का एग्जाम कुछ था, ठीक है। उसमें मैं काफी बिजी था उस समय, और मुझे एक फोन कॉल आया कि आपके फोन पे पर आपको 5,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड मिला है, ठीक है। मैं भी शॉक हो गया कि फोन पे तो मैं यूज करता नहीं हूँ, उस समय तो करता भी नहीं था। ऐसे ही जस्ट ट्रायल के लिए मैंने एक बार इंस्टॉल किया था, करके उसके 1 घंटे बाद मैंने उसको अनइंस्टॉल कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर मैं सोचा कहीं अकाउंट तो रहता है ना, मैंने हम इंस्टॉल कर दे, लेकिन अकाउंट का डाटा तो रहता है फोन पे के पास, तो मैंने उसको रीइंस्टॉल किया उसी नंबर से। रीइंस्टॉल करने के बाद मैंने देखा कि ऐसा कोई नोटिफिकेशन तो था नहीं, तो फिर से उसका फोन आया, तो मैंने उसको कहा कि ऐसा तो कोई नोटिफिकेशन नहीं है, तो कह रहे कि आपका यही नंबर है ना। हाँ यही नंबर है, तो ठीक है, अभी नोटिफिकेशन एरिया में जाइए, देखिए अभी आप प्रॉम्प्ट हुआ होगा। देखो तो सच में हुआ। जब हुआ ही नहीं तो आपको कैसे पता कि हो गया? लॉजिक है ना। मुझे पता चलने से पहले जब मैंने ऑन किया, मैंने देखा मुझे नहीं वहां पे मिला, तो आपको कैसे पता भाई कि वो मुझे मिला हुआ है? तो ऐसे भी मैं बिजी था उस समय, इसलिए मैंने फोन काट दिया और काट करके फिर काम करने लगे। 2-3 दिनों बाद सेम इसी तरह के प्रॉब्लम का एक कॉन्वर्सेशन रिकॉर्डेड आया, और उस जो भी इंसान था उसने इस चीज को पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद उस इंसान को बुरा भला भी कहा। इसका रिकॉर्डिंग मैंने सर के पास भी भेजा था उस समय कि सर देखिए आजकल फ्रॉड कैसे होता है, अशोक सर को भेज, ठीक है, कि सर किस तरह से देखिए फ्रॉड होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें कभी भी अगर इस तरह का कोई भी फोन कॉल आता है तो हमें इसे रिस्पॉन्ड नहीं करना है, ठीक है, इसे हम क्लोज कर दें, वही सही है। उसके बाद कभी कभी एटीएम फ्रॉड्स होते हैं। कभी कभी होता है क्या कि एटीएम का जो स्वाइप मशीन होता है वहां पर एक अलग से डिवाइस लगी हुई रहती है, ठीक है, जिससे क्या होता है कि हमारे कार्ड को वो रीड कर लेता है। अभी के समय में हमारे कार्ड में बस 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, बाकी सारा प्लास्टिक है, यूजलेस है। एक मैग्नेटिक स्ट्रिप और दूसरा मेटालिक चिप, बस यही दो तो काम का है। यही दो उसको मिल गया, उसका डाटा रीड कर लिया, यानी डाटा कॉपी हो गया, आपका अकाउंट डिटेल सारा उसमें चला गया। जाने के बाद फिर उसको क्या है, सारा आपका खत्म कहानी, अकाउंट साफ, ठीक है। उसके बाद जैसे हमारे पहले घरेंद्र सर हुआ करते थे, उनका एक इस तरह से प्रॉब्लम में फंसे थे, इसलिए वो एटीएम कार्ड ही रखना छोड़ दिए। तो डिस्कस किए थे इस चीज को कि सर मेरे साथ ऐसा हो गया था एटीएम में, और इसीलिए मैं एटीएम कार्ड ही रखना छोड़ दिया। तो ये चीजें होती है, तो इससे हम सेफ कैसे रहें? तो इससे भी सेफ रहने का तरीका है कि जहां पर सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद है जिस एटीएम के पास, हमें ऐसे ही एटीएम कार्ड्स को विजिट करना चाहिए, सर एटीएम मशीन्स को विजिट करना चाहिए। अभी ज्यादातर एटीएम जो है अर्बन में अगर आप देखें तो बैंक के जस्ट नजदीकी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल में आईसीआईसीआई बैंक है, स्टेट बैंक का है, पंजाब नेशनल का है, बैंक ऑफ इंडिया का है, ठीक है, हाँ वही पंजाब नेशनल, ठीक है। उसके बाद आपका कैनरा बैंक का है, हाँ यूके बैंक का है, यूको का। तो इस तरह से जिन बैंक्स के एटीएम बैंक्स के पास है वहां पे सिक्योरिटी गार्ड हमेशा रहता है, तो वहां पर
एक्सेस या कैश विड्रॉल करना हमारे लिए काफ़ी सेफ रहता है। ऐसे एटीएम्स को कोशिश करें कि विजिट ना करें। कौन से कि ऐसे एटीएम जहां पे सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, वहां पर ऐसे जो भी हैकर्स होते हैं उनके लिए कहते हैं ना सोने पे सुहागा, इस तरह के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसे लोग जो एटीएम के आसपास ही रहते हैं, ठीक है, ऐसे जो हैकर्स होते हैं वो एटीएम के आपके आसपास ही होते हैं, ठीक है, इसीलिए उनको वो फ्रॉड करना बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हमें कभी भी एटीएम जब भी हम यूज करें तो काफी सतर्क रह के हमें यूज करना है, ठीक है। उसके बाद बस ओनली 5 to 10 मिनट्स। अब वायर फ्रॉड और वायरलेस फ्रॉड, ये नेटवर्किंग का एक पैटर्न है जो कि अभिषेक सर, प्रमोद सर, रवि सर जाने रहे होंगे बढ़िया से, कि जो भी जैसे कि हम लोग वायरलेस डाटा ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, आज के समय में वायरलेस का काफी जमाना आ गया है, तो उस कंडीशन में थोड़ा सा सिक्योरिटी पर्पस आ जाता है बीच में। लेकिन जहां पर डाटा केबल फॉर्म में ट्रांसफर होता है वहां पर ये सिक्योरिटी जो है काफी वीक होती है, क्योंकि कोई भी उसमें किसी भी तरह से उसमें छेद करके अपनी केबल डाल करके डाटा आराम से ले सकता है, ठीक है, वहां से डाटा ट्रैक किया जा सकता है। अब आपको पासवर्ड जो आपने लगाया है वो तो सिस्टम के लिए लगाया है ना, दोनों सिस्टम में, बीच में तो नहीं है, वो तार मतलब उस केबल के अंदर से ही आपका डाटा चुरा ले जाएगा, ठीक है। ये वो वही हाल होगा कि आपका ब्रांच से पैसा तो निकला एटीएम मशीन में डालने के लिए, लेकिन बीच रास्ते में ही पैसा गायब। तो वही सिचुएशन आपके डाटा के साथ भी होती है, और ऐसी कंडीशंस ज्यादातर डायरेक्टली जो कंपनीज होती है, सिक्योर्ड कंपनीज होती है, वहां से भी डाटा क्रैक हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमें इन चीजों का ध्यान ऐसी जगहों पर भी रखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और उसके लिए सिक्योरिटी होती है कि हम अपना आईपी एड्रेस, हाँ, है ना, अपने आईपी एड्रेस को कभी भी शेयर ना करें, ठीक है। कि कोई भी कंप्यूटर का, जैसे भी कोई भी कंपनी है वो या कोई भी, जैसे हम लोग ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करते हैं तो हमारे एक सिस्टम को सर्वर बनाया जाता है, तो जब सर्वर बनाया जाता है तो उसे आईपी एड्रेस के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो जब वो आईपी एड्रेस को सर्वर में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो जो भी वो कंपनी वाले हैं, जो भी कंपनी है जो उसको एक्सेस कर रही है, तो वो आईपी एड्रेस बस उन्हीं के पास होता है। अगर बाय मिस्टेकन भी अगर उन्होंने उसे लीक कर दिया तो वो आसपास के एरिया से उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, आराम से, आसानी से, कोई उसमें इशू नहीं होगा। इसलिए कभी भी अपने फोन का भी आईपी एड्रेस आपको कभी भी शेयर नहीं करना है। आपके फोन का भी आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। इवन आप राउटर इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई मोडेम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका भी आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। वो जैसे हम लोग आईपी एड्रेस इस तरह से है वो कि जहां आप घर पर रहते हैं, जैसे हम लोग घर में रहते हैं तो हमने अपने घर का पता सबको खुला कर दिया, है ना, पब्लिश कर दिया कि आओ ये मेरा घर है, सब आ जाओ, ठीक है। वही हाल है आईपी एड्रेस का, ठीक है, कि हमने अपना आईपी एड्रेस पब्लिश कर दिया कि आइए मेरे सिस्टम को हैक कीजिए, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान रखते हुए आपको काम करना है, ठीक है। तो इसलिए ऐसी चीजों से बचे रहें, और अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं, जब भी आपको एक्स्ट्रा क्लास लेना है, जब भी आप क्लास में ऐसा लगता है कि नहीं आज पढ़ाने का मन नहीं करना, होता है कभी कभी, ठीक है, क्लास में जब हम जाते हैं कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं अब आज नहीं पढ़ाएंगे, आज कुछ एंटरटेनमेंट देते हैं, कुछ नया बच्चों को देते हैं, तो उस कंडीशन में आप बच्चों को ये चीजें दे सकते हैं। क्योंकि बच्चे कभी कभी होता है क्या कि अननेसेसरी एप्लीकेशंस डाउनलोड कर लेते हैं, फोन हमारा बच्चों के पास जाता है, अननेसेसरी एप्लीकेशंस डाउनलोड कर लेते हैं, बच्चों को नहीं पता रहता है कि उसका मतलब क्या है या मकसद क्या है, ठीक है। और डाउनलोड करने के बाद वो अननेसेसरी एक्सेस भी दे देते हैं,
और पता चलता है कि उस अननेसेसरी एक्सेस के बाद हम कंगाल हो गए। बीच में कुछ समय पहले एक अरवल के ही मुझे पेरेंट्स मिले थे, जस्ट यहीं पे संगम का जो ये खुला है हार्डवेयर शॉप, वहीं पे हम लोग की बात हो रही थी कि एक बच्चा ऐसा था कि जिसने अभी काफी चर्चा में माई ड्रीम 11 सर्कल, बच्चों को इसकी लत इस हद तक लगती है कि वो घर का पैसा साफ कर देते हैं अकाउंट। उस बच्चे ने क्या किया कि उसके अंकल जो थे उनका वो घर पे आए थे और किसी कारणवश उनका एटीएम कार्ड जो है वो वहां पर टेबल पर रखा था या कहाँ था, उस बच्चे ने क्या किया उसकी कॉपी कर ली। किस तरह से किया वो बच्चा ही जानता है। उसकी कॉपी कर ली और कॉपी करके उस एटीएम नंबर और डाटा से उसने क्या किया कि लगभग 10 से 15 लाख रुपया उनके अकाउंट से वैनिश कर दिया। पता ही नहीं चला उन लोग। और ड्रीम 11 पे उसने टीम बनाया, उसके घर पर आईफोन आने लगा, नए नए उसके पास चीजें आने लगी, ठीक है। तो इस तरह से उसके पेरेंट्स भी शॉक हो गए कि भाई इतना तो एक्सपेंसिव लाइफ कैसे जी रहा है अभी। जब उसके गार्जियन को शक हुआ तो उन्होंने पता किया, उसको एटीएम जो स्पॉट है जहाँ एटीएम से उसको रंगे हाथों पकड़ा गया। वो भी कैसे, तो उसके पेरेंट्स बैंक में गए, क्योंकि एटीएम का डाटा तो बैंक के पास रहता है फुटेज सारा, वहां से उन्होंने उस फुटेज को निकलवाया, काफी रिक्वेस्ट कर दी, क्योंकि बैंक ऐसे ही नहीं देती है किसी को भी, काफी रिक्वेस्ट या जो भी उनको लीगल प्रोसेस करना पड़ा हो उस तरह से उन्होंने उस फुटेज को निकलवाया और निकलवा करके फिर उस बच्चे से उन्होंने बात किया, क्योंकि बच्चा तो ऐसे ही जब इतना बड़ा फ्रॉड कर दिया तब तो उसको उस चीज से निकलने में तो ज्यादा, अगर विदाउट एविडेंस अगर वो जाते हैं उसके पास तो टालने में तो मना नहीं करेगा, देरी नहीं करेगा कि मैं हुई नहीं इसमें। इसीलिए वो पूरे एविडेंस के साथ उसके पास गए। लगभग सिर्फ और सिर्फ 1 या 1.5 लाख रुपया सिर्फ उनका रिकवर हो पाया, बाकी सारा पैसा वो माई ड्रीम 11 में हार चुका था। अभी काफी चर्चे उसके चल रहे हैं कि फर्स्ट सेकंड प्राइज 1 करोड़, सोचिए फर्स्ट प्राइज क्या होगा। यानी झांसा वो दे रहे हैं, जीतने वाला कोई एक ही होता है, ठीक है। वो भी कैसे जीतता है भगवान जाने उसी को पता है, ठीक है। बड़े-बड़े जो है स्टार्ट प्लेयर करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि सबसे पैसा उसके पास आ रहा है। उस ड्रीम 11 जिसने बनाया है उसके मालिक के पास पैसा बहुत आ रहा है इससे, ठीक है। अभी सपोज कीजिए अगर ये कुछ इस तरह से काम करता है कि किसी एक कॉलोनी में क्रिकेट की मैच रही है, ठीक है, और अलग अलग कॉलोनीज को पार्टिसिपेट करने के लिए फी रखा गया, ठीक है। मान लीजिए 1000 रुपये फी रखा गया। अगर आप इस मैच में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो 1000 रुपये फी आपसे ली जाएगी, ठीक है। और प्राइस मनी कितनी है, तो 5000। अब उसमें मुझे बताइए 15-20 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया या 15 टीम ने पार्टिसिपेट किया, उसके पास आया कितना अमाउंट, 15,000 आया। उसमें से उसने प्राइस में कितना बांटा, 5,000 फर्स्ट को, 2,000 सेकेंड को और थर्ड को 1,000, यानी 5-8-9,000 के आसपास उसने बांट दिया। बाकी करोड़पति लोग दीवाने नहीं होंगे, कौन बनेगा करोड़पति। एक एसएमएस करने का खर्च जान लीजिए कि 3 रुपया आपके अकाउंट से कटता है, वैसे आप जैसे कई लोग दीवाने होंगे और आपको कितना मिल रहा है आप अंदाज लगाइए। बिजनेस है सर, 100 रुपये एक आदमी से मांगना बहुत मुश्किल है, लेकिन 100 आदमी से 1 रुपया मांगना बहुत आसान है। और प्रोसेस इज द बिग इंडियन ओवरसीज बैंक है जो कर्मचारी थे पर जितने उनके कस्टमर थे सबके अकाउंट से 1-1 रुपया काटता था। अब नॉर्मली हमारे अकाउंट से अगर 1 रुपया कटे तो हम बैंक हम ध्यान नहीं देते नहीं, तो वो बैंक घाटा में होते हुए भी प्रॉफिट करता। अगर मान लीजिए एक दिन अगर 1 करोड़ लोगों से अगर 1-1 रुपया उसने काटा, एक दिन का 1 करोड़ रुपया उसका होता, हमारे लिए 1 रुपया लेकिन उसके लिए करोड़ रुपये। बाद में 2 साल के बाद जब फ्रॉड का पता चला, मतलब कि हमारे अकाउंट से हर महीने 1 रुपये 1.5 रुपये कट रहे हैं और 1-1.5 रुपये से हम बैंक में जाएंगे, बात भी नहीं करेंगे मतलब शर्म की वजह से कि हमारे अकाउंट से 1.5 रुपये कटे हैं। वही ना चीज है। बिजनेस
ठीक है। और ऐसे जो भी है, जैसे कि कुछ आपको आए ये आते हैं कि 10 रुपए इन्वेस्ट कीजिए आपको मिल रहा है, कितना मिल रहा है, वो मिल नहीं रहा है, वो आपसे लेता है 500-1000 रुपए और पहले उस पर डलवाता है, आपको लालच दे रहा है कि 10,000 रुपए आपको उसमें दे रहे हैं हम, किसमें, डेमो अकाउंट में, लेकिन वो एक्चुअल में कुछ नहीं है, ठीक है, वो आपसे लूट रहा है, ठीक है। प्रचार में तो- सब बताता है सतर्क होके खेलें, हाँ सतर्क होके करें, स्टेटमेंट क्लियर हाँ, वो अपनी तरफ से जागरूक भी कर रहा है, हाँ जागरूक भी कर रहा है, लेकिन ले भी रहा है। सतर्क होके खेलें। और ये इन बिजनेसेस में बहुत बेनिफिट है, ऐसे ही वो 10-10, 15-15 स्टार्स को लेकर के एडवर्टीजमेंट कर रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। एक नॉर्मल बिजनेसमैन जो है 1 स्टार अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि उसका कॉस्टिंग उतना पड़ता है, ठीक है, लेकिन ये 7-7, 8-8, 10-10 स्टार को लेकर के एडवर्टीजमेंट कर रहा है। हाँ बस, ठीक है। तो इसीलिए कंक्लूड इसमें करेंगे कि आप सभी सेफ रहें, सुरक्षित रहें और डिजिटली भी सिक्योर रहें, ठीक है। चलिए, थैंक यू।